हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। सीजीएल एसएससी सीजीएल के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर करते करते आज हम लोग पहुंच गए हैं 32 पर। दैट मीन्स कि वी हैव ऑलरेडी रन 31 पेपर्स। तो ये पेपर भी 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 2022 और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इवनिंग शिफ्ट क्या कहें, अब तो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। एक 9 to 10 हुआ था, एक 11:45 से 12:55 तक हुआ था और एक 2:30 से 3:30 तक हुआ था। ये चौथा वाला है। कौन सा है ये? चौथा वाला है जो 5:15 से लेकर के 6:15 तक हुआ था। तो आज ये पेपर 9 दिसंबर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे और 8 पेपर आपके और बचे हुए हैं। आई होप कि इसके पहले वाले 31 सेट आप लोगों ने देखे होंगे। जिन किसी ने भी नहीं देखा हो 31 सेट, वो देख लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। एक दिन में 2 सेट देख लीजिए। 30-35 मिनट का, 40 मिनट का होता है। जिसमें ज़्यादा समझाना पड़ता है वो 40-42 मिनट का हो जाता है। इसमें कम समझाना पड़ता है वो 30-32 मिनट का होता है। देख लीजिए, ये टाइम है। थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल देखिए। 1.5 की स्पीड कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेट होकर देखिएगा, कम टाइम लगेगा। ज़रूरी यह है कि आप सारे के सारे देख डालें। ना जाने किस दिन वाले क्वेश्चन की वो कैब दोहरा दी जाए, ना जाने किस दिन वाले की एरर रिपीट कर दी जाए। अच्छा, रिपीट बहुत हो रहे हैं पेपर। एमटीएस में बहुत सारा पेपर रिपीट हुआ है। पेपर रिपीट होने का मतलब क्या हुआ? रूल्स वही है, नाम बदल दिया है। कभी कभी वर्ड जो ऑप्शन में था वो क्वेश्चन बना दिया, जो क्वेश्चन था उसको ऑप्शन बना दिया। तो प्रीवियस पेपर इसलिए ज़रूरी होता है और आप ज़रूर करके जाइएगा। जितने पेपर हैं सारे के सारे करके जाइएगा। ठीक, सीजीएल ख़त्म होने के बाद हम लोग एकदम तैयार हैं सीएचएसएल के लिए। ठीक है, तो अभी आप लोगों के सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए ये तैयारी चल रही है। जल्दी ख़त्म करिए सारे के सारे प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए। ठीक है, तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या करना है पहले क्वेश्चन में आपको बतानी है एरर। ठीक है ना, देखिए क्या दिया हुआ है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। एरर बतानी है, इसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एरर किसकी है? क्या ग्रामर की एरर है या कोई और है? तो एक्चुअली देखो, यहाँ पर देखो आप, ये स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग एरर, एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, एनोनिमस। एनोनिमस में क्या स्पेलिंग गलत है, सही है? सेंटेंस पढ़ने की आई थिंक की कोई ज़रूरत नहीं है। एनोनिमस वर्ड है, ये अकेले ही होता है। 2 एनोनिमस होते हैं, एक अनोनिमस होता है। देखो, एक होता है UNANI, अनोनिमस, MOUS। ये अनोनिमस होता है जो एक मत होते हैं। जैसे जोरी वगैरह में या किसी परिवार के सदस्य, 4-5 सदस्य हैं, सबकी राय एक है, तो अनोनिमस होता है। ये UN से शुरू होता है। और एक अनोनिमस होता है जो ANO वाला शुरू होता है। कौन सा वाला होता है? ANONY वाला, ये वाला होता है। ठीक, इसके पहले वाला सेट अगर आपको याद हो, आई थिंक जरूर याद होगा, सेट नंबर 31। तो सेट नंबर 31 वाले में भी ये वर्ड था और मैंने आपको इसकी स्पेलिंग बताई थी, एनोनिमस की बताई थी। ठीक है ना, तो उसकी मीनिंग मैंने बताई थी, गुमनाम। एनोनिमिटी थी वहाँ पे, एनोनिमिटी थी, तो एनोनिमस मैंने वर्ड बताया था और उसका मतलब था गुमनाम, जो जिस पर राइटर का नाम ना हो उसको कहते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड, एक एनोनिमस होता है UNA होता है, एक एनोनिमस क्या होता है ANONY होता है। एनोनिमस इसको कहते हैं। वो अनोनिमस है और ये एनोनिमस है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है प्रोनाउंसिएशन का भी। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग आप चेक करिए। तो इसमें होता क्या है, पहले A होगा, ANO होगा, ये बात तय हो गई। फिर NY होगा, NY होगा, फिर MOUS होगा। ठीक है, कुछ इसमें डबल का नहीं है। ये एनोनिमस में जो डबल लगा हुआ है वही गलती है इसकी, सिंगल N होना चाहिए, ANONY। तो कौन सा आंसर हो रहा है? ये वाला हो रहा है। इसमें क्या गलत हो रहा है? MAUS लगा दिया। इसमें क्या लगा दिया है? देखो, यहाँ डबल N लगा दिया, इसलिए इसकी गलती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकेंड वाला हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो फिर अंडरलाइन किया हुआ है। मतलब सीजीएल में एक पता नहीं क्या पैटर्न ये लेके आ गए हैं नया नया, सब अंडरलाइन करके दिया, उसी को सब्स्टिट्यूट करो। ढेर सारे क्वेश्चन इसी पे होते हैं। इडियम फ्रेज दे रहे हैं तो वोकैब पूछ रहे हैं, तो और मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं, तो और स्पेलिंग एरर भी पूछ रहे हैं, तो अंडरलाइन करके पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, तैयार रहो, सब में ग्रामर वही लगती है। अब यहाँ पे देखो, सब्स्टिट्यूट करो जो अंडरलाइन पार्ट है उसको। लिखा, ही वॉज नॉट एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द न्यू एनवायरमेंट ऑफ द हॉस्टल। यहाँ किससे अडॉप्ट करना है? एनवायरमेंट से अडॉप्ट करना है। तो अब आप आ जाओ, 2 अडॉप्ट होते हैं। एक होता है ADOPT, एक ये वाला हो गया, और एक होता है ADAPT होता है।
और एक और होता है लगे हाथ, वो भी कर लेते हैं, ADEPT होता है, ये एडेप्ट होता है, ठीक है। ADOPT में होता है किसी बच्चे को गोद लेना, ठीक। क्या करते हैं जब आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, आपके संतान मतलब जैसे कि जिनके संतान नहीं होते वो किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसको लीगल सन बना लेते हैं अपना, तो वो ADOPT होता है। और ये जो एडॉप्ट होता है इसमें होता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, किसी भी परिस्थिति के साथ आप क्या हो रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, आप एडजस्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे तो ये वाला एडॉप्ट नहीं होना चाहिए, फिर क्या होगा, ADAPT वाला एडॉप्ट होना चाहिए। तो यहाँ भी एडॉप्ट लगा हुआ है, यहाँ भी एडॉप्ट लगा हुआ है, यहाँ देखो एडेप्ट दे दिया इन्होंने, तो एडेप्ट हो रहा नहीं, अभी मैंने इसकी मीनिंग नहीं बताई है। होना चाहिए था कि ADAPT वाला होगा, चौथा वाला। ये जो ADEPT वाला एडेप्ट है, इसका मतलब होता है बहुत ही कुशल, बहुत ही योग्य, या आप कह सकते हो स्किल्ड, ठीक है, एक्सपर्ट हो सकते हैं, वेटेरन हो सकते हैं। जब आप किसी काम में बहुत ही प्रोफिशिएंट होते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं, तब एडेप्ट लगता है, ADEPT लगता है। तो 3 थे, आपको तीनों के मतलब मैंने बता दिए। आई थिंक एंड आई होप कि फ्यूचर में इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो फिर से वही आ गया। तो रूडिमेंट्री, ये वर्ड स्पेलिंग सही है तो आंसर नहीं होगा। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उसको प्री रिक्विसाइट या रूडिमेंट्री कहते हैं। अब इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत हो गई, तो यही आंसर होगा। इम्प्रैक्टिकल में देखो, पहले प्रैक्टिकल की स्पेलिंग बताओ आप, उसके बाद इम लगा देंगे उसमें। प्रैक्टिकल में होता है PRACTI, ये प्रैक्टिस होता है। अब इसमें प्रैक्टिकल बनाओगे तो इसी में AL लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल CAL होगा, लास्ट में CLE नहीं होगा। इसी के आगे इम लगा दो, हो गया। तो ये समझ गए ना, इम्प्रैक्टिकल की स्पेलिंग क्या होगी। फ्लॉलेस का मतलब क्या हो, जिसमें कोई गलती नहीं होती है, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग सही है, मतलब आंसर नहीं हो सकता। प्रिमिटिव का मतलब होता है एकदम आदिम। एकदम आदिम का मतलब क्या हुआ, जब आदि मानव थे हम लोग, ठीक है, वो वाला है। तो स्पेलिंग सही है, दैट मीन्स कि आंसर नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया। इसमें किसकी स्पेलिंग गलत थी, इम्प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यहाँ फिर वही रिप्लेस करना, ये ब्रैकेटेड पार्ट है इतना। अगर इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, या मतलब इसमें कोई गलती है तो, अच्छा देखो 4 के चारों में कहीं भी नो सब्स्टिट्यूशन तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब इसको आपको रिप्लेस करना ही है, इसमें गलती है ही है, हर हाल में गलती है। इसके लिए पहले सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, नाइदर द टीचर्स नार द प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये गलती हो गई, इसमें नार मैंने पढ़ दिया लेकिन नार लिखा हुआ नहीं है, आदतन मुँह से सही निकल गया। नाइदर द टीचर, नाइदर के साथ यहाँ क्या लगना चाहिए था, नार लगना चाहिए था। नाइदर द टीचर नॉर, देखो लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जा रही, ये हो गया नॉर आपका। नाइदर द टीचर्स नार द प्रिंसिपल। लाइक, लाइक्स, ये ठीक है, क्योंकि नाइदर नाइदर के बाद ये सब्जेक्ट 1 हो गया और प्रिंसिपल क्या हुआ, सब्जेक्ट 2 हो गया। वर्ब शुड एग्री अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगेगी, तो लाइक्स सही है। द न्यू बजट कट्स, ठीक है, हमें केवल नार की जगह और की जगह नार लगाना है, बाकी सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ देख लें, नार द प्रिंसिपल लाइक, इस वाले में गलती हो गई क्योंकि इस लाइक में हमें लाइक्स लगना चाहिए था, वरना ये सेंटेंस सही हो जाता, तो ये अभी तो गलत हो गया। अब नार की जगह देखो, नाइदर के साथ में आइदर लगता नहीं और लगता नहीं, ये कट जाएगा। अब यहाँ बचा नाइदर नार। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ लाइक्स लिखा हुआ है, ठीक, गुड, यही वाला आंसर सही होगा। 2 में कन्फ्यूजन था, पहले वाले में और चौथे वाले में। ठीक, पहला वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए वर्ब लगानी थी और प्लूरल वर्ब थी, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत हो गया था। फिर हम चौथे ऑप्शन पर आएंगे, आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में खाली जगह भरिए, ये दिया हुआ है, पहले पढ़ना पड़ेगा तभी तो कोई वर्ड लगाएंगे। राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शंस, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को नोट करते हैं, स्टेप्स को नोट करते हैं और रिमेंबरिंग देम, उनको याद करते हैं, मतलब आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो स्टेप्स बताए गए हैं, उनको आप नोट करते हैं और याद करते हैं, तो ये क्या करेगा, कैन मेक यू लुक रियली एफिशिएंट। तो इससे आप क्या लगेंगे, आप ऐसे लगेंगे, कैसे लगेंगे, आप एफिशिएंट लगेंगे। एफिशिएंट लगेंगे तो एफिशिएंट से मिलता जुलता वर्ड आप एंड के बाद लगा दो, यही तो आना चाहिए। तो एफिशिएंट के बाद, एफिशिएंट मतलब क्या होता है, कार्यकुशल, एकदम सक्षम, दक्ष, योग्य हो जाता है।
अब आ जाओ ऑपरेबल। एक वर्ड दिया हुआ है कि यहाँ पे लगाने के लिए जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है उसमें एक वर्ड दिया हुआ है इन्होंने ऑपरेबल। ऑपरेबल का मतलब क्या होता है? प्रचलित होता है। क्या होता है? ऑपरेबल का मतलब प्रचलित होता है, ठीक है, जो प्रिवेलेंट होता है, जो चीज़ें समाज में चल रही होगी, प्रचलित, प्रिवेलेंट। तो अब ये बताओ कि एफिशिएंट के साथ प्रचलित लगाओगे? नहीं लगाओगे आप। डिलीजेंट का मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, तो क्या हो गया? आप इफिशिएंट है, इफिशिएंट के साथ डिलीजेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती, परिश्रमी, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस। तो आप इफिशिएंट के साथ मतलब कार्यकुशल के साथ, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट के साथ डिलीजेंट लगाते हैं तो ज़्यादा सूटेबल लगेगा। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? पैसिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, एकदम सुप्तावस्था में हो गया, ये लगेगा नहीं। स्लगिश का मतलब लेजी और आलसी होता है। इफिशिएंट के साथ डोरमेंट और स्लगिश तो कहीं से लग ही नहीं पा रहे हैं। ऑपरेबल भी एकदम रिलेटेड नहीं है, वो दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है उससे, तो आप डिलीजेंट लगाइए, सबसे सुटेबल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कुछ जल्दी तो नहीं है। अगर कभी जल्दी चलने लगे तो आप हमको बता दीजिएगा, धीमा कर लेंगे स्पीड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहे हैं? मीनिंग बतानी है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। जो अंडरलाइन वर्ड दिया है, वर्ड क्या है? एक एडियम दिया हुआ है। एडियम क्या है? फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या हुआ? आपने कोई गलती की है, उसका दुष्परिणाम भुगतना, आपका यही कहा जाता है फेस द म्यूजिक। ठीक, कोई गलती की, डांट खाएंगे, सीधे सीधे डांट खाएंगे, या जो भी आपको बुरा भला कहा जाएगा, आपको जो भी अपने किए का दुष्परिणाम भुगतना होगा, उसी को कहते हैं फेस द म्यूजिक। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस पढ़ के आप देख लीजिएगा जरा। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ चीटिंग इन हिज पीएचडी वर्क। कोई आदमी है पीएचडी वर्क में अपना पीएचडी कर रहा था, उसमें कई साल तक उसने चीटिंग की। उसके बाद द कैंडिडेट फाइनली हैड टू फेस द म्यूजिक। उस कैंडिडेट को म्यूजिक फेस करनी पड़ी। उसको म्यूजिक फेस करनी मतलब डांट खाना पड़ा, एंड लूज द अपॉर्चुनिटी, और उसको चांस भी उसका छीन लिया गया, तो उसको अपॉर्चुनिटी खोनी पड़ी। तो एक्सेप्ट इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं होगा, इग्नोरेंस एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस, उसके मतलब निगेटिव, दुखद परिणाम भुगतने पड़े, तो ये हो जाएगा, उसको आपको दुखद परिणाम भुगतने पड़े। चूज अनदर अल्टरनेटिव, ये बिल्कुल नहीं होगा। बी एक्सपोज्ड बिल्कुल नहीं होगा। फेस द म्यूजिक मतलब क्या हुआ? आपने जो किया था आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? तो इसमें हमें एक्विजिशन की एंटोनीम बतानी है। एक्विजिशन का मतलब क्या होगा? एक्विजिशन मतलब होता है ना ग्रहण करना किसी चीज़ को। ठीक है, ग्रहण करना, या आप कह सकते हो कि जब हम वातावरण से कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो उसको सीखते हैं। तो कोई चीज़ क्या करते हैं इसमें? रिसीव करते हैं ना, पाते हैं कोई चीज़ हम। ठीक है, ग्रहण करना। अब इसका एंटोनीम बताना हो, एंटोनीम बताना हो तो आप क्या करेंगे? एंथोजियाज्म होगा। क्या? एंथोजियाज्म का मतलब क्या होता है? जोश, उत्सुकता, कोई चीज़ जानने की जो उत्कंठा होती है उसको कहते हैं उत्सुकता। ईगरनेस कह सकते हो आप। एंथुजियाज्म मतलब ईगरनेस हो जाता है, फर्वेंट हो जाता है, कोई चीज़ जानने की उत्सुकता, जिज्ञासा। डिमोरलाइज्ड, जरा मैं क्लियर कर लूँ तब आपको बताता हूँ। डिमोरलाइज्ड, मोरलाइज्ड का मतलब क्या होता है? मनोबल, और डिमोरलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जिसका मनोबल गिर जाता है। सरप्राइज्ड आप जानते ही हैं। लॉस का मतलब क्या होता है? खोना। ठीक है, ये हो गया खो देना कोई चीज़। अब एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? रिसीव करना, प्राप्त करना। तो प्राप्त करने का अपोजिट क्या हो जाएगा? खोना। तो चौथा नंबर वाला आपका क्या हो गया? एंटोनीम एक्विजिशन का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एप्रोप्रिएट एंटोनीम बताना है आपको। फिर से एंटोनीम किसका? एवरलास्टिंग का। एवरलास्टिंग का मतलब क्या हुआ? एवरलास्टिंग मतलब होता है दैट नेवर एंड्स। क्या होगा? एवरलास्टिंग मतलब ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो हमेशा चलती रहती है, दैट नेवर एंड्स। ठीक, कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई अंत ना हो, जो अनंत हो, जो परमानेंट हो, जो फॉरएवर हो, ठीक है, उसी को कहते हैं। ठीक, तो एवरलास्टिंग का एंटोनीम आपको बताना है। इसमें क्या होना चाहिए? देखो, एक दिया हुआ है इनफैचुअस। तो इनफैचुअस का मतलब क्या होता है? फैचुअस का मतलब होता है बुद्धिहीन, जिसके पास बुद्धि ना हो। स्टूपिड, फूलिश कुछ भी लगा सकते हैं, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसिएंट मतलब क्या होता है? क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है कि जो कोई चीज़ जो कुछ पल के लिए होती है, तो ट्रांसिएंट हो सकता है। ट्रांजिटरी, दूसरा वर्ड लिखना चाहते हो तो लिख लो, अभी मैं बता दे रहा हूँ 3-4 वर्ड। ट्रांजिटरी का मतलब होता है ट्रांजिएंट, क्षणिक होता है, या
टेम्पोरेरी एक वर्ड होता है टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी का मतलब क्या हुआ, अंशकालिक, कुछ देर के लिए होता है, टेम्पोरेरी हो गया। और एक वर्ड ले लो टेम्पोरेरी के अलावा आप लग सकते हैं मोमेंटरी हो सकता है, जो पल भर के लिए चीज़ें चलती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटरी कहते हैं, अस्थाई कह सकते हो। तो ये ट्रांजिएंट आपका क्या होगा, एवरलास्टिंग मतलब जो जिसका कभी कोई एंड नहीं होता, और ट्रांजिएंट का मतलब जो पल भर के लिए होती है। तो ये आपका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। नीचे कुछ सिनोनिम दिए हुए हैं, लेकिन इसको ज़रा मैं क्लियर कर लूँ, कुछ ज़्यादा ही लिख डाला हूँ। तो एवरलास्टिंग जो हमेशा चलता है, और ट्रांजिएंट का मतलब क्या होगा, जो पल भर के लिए होता है, तो ये आपका एंटोनिम हो गया। इटर्नल मतलब क्या हुआ, जो अनंत होता है, जो हमेशा के लिए होता है, तो ये सिनोनिम हो गया। मिसलेड का मतलब जो जिसको मिसलीड किया गया हो, जिसको गुमराह किया गया हो, ये कोई लेना देना नहीं है। फैचुअस का मतलब मूर्ख होता है, बुद्धिहीन होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एंटोनिम आपका ये वाला हुआ, आंसर नंबर 2 हो गया। क्लियर, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है, इसको वही PQRS करेक्ट ऑर्डर में लगाइए। NFTs आर, NFTs जो होते हैं वो क्या होते हैं, NFTs क्या होते हैं बताओ आप। तो NFTs आर यहाँ लिखा है डिजिटल कलेक्टेबल्स दैट एग्जिस्ट। NFTs क्या हैं, वो डिजिटल कलेक्टेबल्स हैं दैट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करते हैं ऑन। अब ऑन के बाद एंड नहीं लगेगा, ये बात तय मान लो, ठीक है। अब यहाँ NFTs के बाद आर लगा है, दूसरा सेंटेंस एंड आर लगा हुआ है, ठीक। तो एंड आर बेटर नोन फॉर रिसेंटली डैश, अब रिसेंटली के साथ कुछ और लगाओगे, रिसेंटली डैश। अब उसके बाद लिखा है टेकिंग द आर्ट वुड बाई टेकिंग द आर्ट वर्ल्ड बाई स्टॉर्म। आगे लिखा है ऑनलाइन लेजर्स नोन एज ब्लॉकचेन्स, ठीक। तो NFTs क्या है, NFTs किसे कहते हैं, ठीक है, बताइए आप NFTs क्या होता है। शुरुआत करते हैं। क्या NFTs जो होते हैं वो डिजिटल काउंटेबल हैं दैट एग्जिस्ट ऑन, जो कि एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं बताओ। एग्जिस्ट करते हैं ऑनलाइन लेजर, ऑनलाइन लेजर हैं जो NFTs हैं, वो क्या हैं, वो ऑनलाइन लेजर हैं। अच्छा, नोन एज ब्लॉक चेन्स, जिनको जाना जाता है ब्लॉक चेन्स के रूप में। तो पहले क्या हो गया, P हो गया, उसके बाद क्या हो गया, S हो गया, ठीक है ना। इनको ब्लॉक चेन्स के रूप में जाना जाता है। तो PS हो गया। PS के बाद हमें क्या लगाना चाहिए, PS के बाद क्या सेट हो जा रहा है, एक बात तो यहाँ खत्म हो गई। अब ये NFTs आर ये हुआ था, तो उसके बाद एंड के बाद फिर NFT के बारे में दिया हुआ, और इनको क्या कहा जाता है, अब यहीं एंड लगा दो, एंड आर, तो ये Q लगा दो। Q के बाद क्या लगा दो, बेटर नोन फॉर रिसेंटली, रिसेंटली के बाद क्या लगाओगे, अब बचा क्या हो गया, बचा है रिसेंटली, उसके बाद क्या होगा, टेकिंग द आर्ट वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, PSQR, क्या लगेगा, PSQR लगेगा। ये हो गया आपका आर्डर, ठीक, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें इसके बाद, चलो बढ़ते हैं। तो आपका आया क्वेश्चन नंबर 11, ये 9 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, देखो ये खाली जगह भरनी है। लिखा है सुनील कैन नॉट, सुनील एक पर्सन है, कैन नॉट, कैन नॉट क्या, कैन नॉट डैश अ ट्रिप टू US, वो अमेरिका की जो US की ट्रिप है, अमेरिका की ट्रिप है। अब उस पर क्या होगा, कैन नॉट लिखा है, तो कैन नॉट के बाद नहीं जा सकता, और क्या यहाँ पे, यहाँ ट्रिप पर जाने के लिए क्या लगाओगे। आगे लिखा है, एक भी बात बता दिया है कि बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी स्पेंट अ लॉट, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका है, फॉर द कंप्लीशन ऑफ हिज हाउस, घर बनवाने के लिए उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया। अब आपको कुछ समझ में आया क्यों नहीं जा सकता, पैसे नहीं है बेचारे के पास। आगे लिखा है बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी स्पेंट अ लॉट, घर बनवाने के लिए उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है। अब अमेरिका की ट्रिप पर क्या नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, पैसे घर बनवाने में खर्च हो गए हैं। तो जब पैसे नहीं हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, पैसे ना होने की वजह से जब आप किसी चीज़ को नहीं बहन कर पाते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, अफोर्ड यूज किया जाता है। विजिट कैन नॉट विजिट, पैसे की कमी से विजिट नहीं कर पाएगा कि वहाँ का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो विजिट और स्पेंड और अर्न नहीं होगा, क्या होगा, जब हम किसी चीज़ के खर्च को उठा नहीं पाते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कारण आगे दिया हुआ क्योंकि पैसा उसका घर में खर्च हो गया। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या बताना है, मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, एक इडियम है लूज योर मार्वल। तो लूज योर मार्वल का क्या मतलब होता है बताओ।
लूज और नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, जब वो पागल होने के कगार पे आ जाता है, तो ये होता है, ठीक है। टू गो इनसेन, टू गो इनसेन का मतलब होता है पागल होना, जब आदमी का होश मतलब दिमाग खराब होने लगता है, जब वो सनक जाता है या पागलपन का दौर पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वाला। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाओ। वन हु लव्स ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत से प्यार करता है और बिलीव्स, ये मानता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब क्या हुआ, विश्व बंधुत्व। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब क्या हुआ, विश्व बंधुत्व। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, ब्रदरहुड का मतलब हुआ भाईचारा, बंधुत्व, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, ठीक है, भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग किस में आएगी, मिसैंथ्रोपिस्ट में। अब मिसैंथ्रोपिस्ट लगा दिया तो मिसो क्या हो गया, मिसो नफरत के लिए लगता है, ये लगा मिसो। और एंथ्रोप का मतलब क्या होगा, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, तो ये नफरत करता है। तो जो मिसैंथ्रोपिस्ट होता है वो इंसानों से नफरत करता है, तो ये तो लगेगा नहीं। ह्यूमेन का मतलब क्या होता है, ह्यूमेन का मतलब काइंड होता है, दयालु होता है, ठीक है। तो यहाँ दयालुता की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो विश्व में हर इंसान को भाई मानता हो, ठीक। तो अब मैग्नेनिमस हो गया। मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है, जनरस आदमी होता है। जनरस का मतलब उदार टाइप का होता है, किसी ज़रूरतमंद को पैसे वैसे से मदद किया करता है। तो अब अच्छे गुण हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं ज़रूरत है ना इनकी। अब आ जाओ फिलैंथ्रोपिस्ट। अब एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मानव होता है, और फिलो लगा दोगे इसके पहले, फिल लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, लव। ऐसा आदमी जो इंसानों से प्यार करता हो। जब इंसान इंसान से प्यार करेगा तो भाईचारा होगा। तो यही वाला तो ढूंढ रहे थे हम लोग, फिलैंथ्रोपिस्ट वाला, ये नीचे छुपा हुआ बैठा था, ये आंसर होगा आपका फिलैंथ्रोपिस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखो पैसिव फॉर्म बतानी है आपको। किसकी पैसिव फॉर्म बतानी है, द सिटीजन्स हैव चूजन। सिटीजन्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, हैव चूजन लगा हुआ है, मतलब हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि हैज या हैव। क्या लिखा है, दैट मैन है ना, दैट मैन है तो सिंगुलर होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़ बीन चूजन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैज़ बीन चूजन। अब ये दैट मैन जो है, दैट मैन के पहले कर दो, बाय द सिटीजन को पीछे कर लो, ये हैज़ बीन चूजन हो गया। क्लियर। चलो आंसर ढूंढते हैं कौन सा मिलता है इसमें। आंसर क्या होगा, इज चूजन तो होगा नहीं, वाज चूजन तो होगा नहीं, हैड बीन होगा नहीं, एक ही जगह से काम बन गया, हैज बीन चूजन होगा, ठीक है, वर्ब से ही काम खत्म हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अब देखो यहाँ क्या है, नो एरर, और स्लैश बता रहे हैं कि यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बतानी है आपको, हो सकता है कि नो एरर भी हो, ठीक। तो पहले पढ़ लेते हैं सेंटेंस को, तब हम एरर ढूंढ पाएंगे। आ जाओ भी, ठीक है, पढ़िए इसको। दिखा है कि हुडा, हुडा कोई होंगे, हुड्डा हुड्डा। लिव्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, वो जर्मनी के दक्षिणी हिस्से में रहते हैं। तो इस पार्ट के बाद कौन सा ऑफ लगता है, ये वाला ऑफ लगता है, ठीक है। याद, ये तो बच्चों वाला दे दिया। सदर्न पार्ट ऑफ पहला वाला आंसर होगा, तो फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। 15 में क्या कह रहे हैं, साइनोनिम बताना है किसका, ये, ठीक है। तो द फ्रॉडलर्स, फ्रॉडलर कौन होते हैं भाई, फ्रॉड से बना हुआ वर्ड है, फ्रॉडलर है, ठीक, सॉरी फ्रॉडलर दूसरा वर्ड हो गया, फ्रॉडस्टर है। तो फ्रॉडस्टर्स मतलब कौन होते हैं, फ्रॉड से बना हुआ वर्ड है। फ्रॉडस्टर्स मतलब होता है वो लोग जो फ्रॉड का काम करते हैं। हुडविंग का मतलब, अच्छा जब फ्रॉडस्टर हैं जो फ्रॉड का काम करते हैं, तो होल्डविंग का मतलब क्या होगा, होल्डविंग का मतलब होगा चीट करेंगे, डिसीव करेंगे, धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे, और क्या, अस एंड टू कवे ऑल आवर वैल्यूएबल्स। जो फ्रॉड लोग, ठग टाइप के लोग होते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं, वो हमको धोखा देते हैं और हमारी सारी चीज़ें टू कवे मतलब चुरा ले जाते हैं। तो क्या करोगे यहाँ पर, वो इनके लिए काम सूटेबल ढूंढोगे तो ठगने वाला होगा। कोयर्स का मतलब क्या होता है, दबाव डालना। तो अब ये कोयर्स लिखा है, कोयर्स मतलब दबाव डालना, प्रेशर डालना किसी को, कंपेल करना या फोर्स करना किसी को। तो ये तो होगा नहीं ना, वो हमारे पर फोर्स थोड़े डालते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। डिसीव्ड धोखा देगा, ये तो हो सकता है धोखा देने वाला। थ्रेटन मतलब धमकी देना, या धमकी देना है, मिसगाइडेड में ना जाओ। फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो हमको धोखा देते हैं। वैसे भी होल्डिंग का मतलब भी होता है धोखा देना, किसी को ठग लेना, चीट कर देना, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में।
16 में क्या करें, साइनोनिम बताना है आपका, फिर वही अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है। तो द डायरेक्टर इज, जो डायरेक्टर हैं कहीं के, इज एट द अपेक्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, जो मैनेजिंग कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी के टॉप पर है डायरेक्टर। ठीक है, तो जैसे मान लो ऐसे हो गया, ये पता लगा क्लर्क हो गए, ये और कोई हो गया, ये और मैनेजर हो गया, ये ऊपर सबसे ऊपर कौन है, डायरेक्टर है, तो ये डायरेक्टर होंगे, तो ये क्या होंगे, टॉप पे होंगे, अपेक्स पे होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम में टॉप पर होंगे। तो टॉप के लिए अब क्या लगाओगे, पिनैकल लगाओगे, ये अपेक्स, टॉप, पिनैकल ये होता है, तो पिनैकल आपका साइनोनियम हो जाएगा। कार्नर, कोर, बॉटम तो आप जानते ही हैं, ये सब नहीं होगा, कार्नर, कोर, बॉटम, पिनैकल होगा, टॉप के लिए वही यूज किया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, 17 में इनडायरेक्ट बताओ, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। लिखा है कि मीना विल यू असिस्ट मी टू पैक आवर बिलोंगिंग्स, मीना अपने सामान पैक करने में क्या तुम हमारी मदद करोगी, आस्क्ड हर मदर, उनकी मम्मी ने पूछा। तो मीना की मम्मी ने मीना से पूछा कि क्या पैकिंग करने में तुम हमारी कुछ मदद करोगी। अच्छा, आस्क्ड पास्ट में है और ये विल लगा हुआ है, तो विल का वुड हो जाएगा, ये बात तो तय हो गई। तो पहले कैन और विल काट लो, तो ये इनका काम तमाम हो गया। ठीक है, अब इसके आगे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या दिया हो, इन दोनों को तो छोड़ दो। मीनाज मदर आस्क्ड हर, वेदर लगा, वेदर शी वुड असिस्ट हर टू पैक देयर बिलोंगिंग्स, ये तो एकदम से ठीक है। अब देख लेते हैं चौथे वाले को, मीनाज मदर आस्क्ड हर वेदर इफ़, अब आप वेदर भी लगाओगे, इफ़ भी लगाओगे, दोनों एक ही चीज़ लगनी चाहिए थी दोनों में, तो ये गलत हो गया। ऊपर वाले दोनों ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, चौथा वाले में एक और रीजनेबल गलती निकल गई, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन पार्ट में बताना है कि कोई जो अंडरलाइन किया हुआ उसमें कोई मिस्टेक है क्या, मतलब या कोई एरर है। तो ये टोल्ड को अंडरलाइन किया गया है क्या, अगर टोल्ड गलत हो सकता है तो उसकी जगह पे क्या होगा, या ऑन की जगह पर क्या होगा, या फॉर की जगह पर गलत होगा, या ऐट की जगह पर। तो इसमें यहाँ लिखा है ऑन, फॉर, टोल्ड और ऐट, इनमें से कौन गलत है, विच पर्टिकुलर वर्ड, प्रीपोजिशन और वर्ब इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो कौन गलत है, तो सेंटेंस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन अपनी जगह पर गलत लगा है। आई टोल्ड राहु, आई टोल्ड राहु, तो ये तो ठीक है। ऑन वेट फॉर, वेट के बाद फॉर लगता है, ठीक है। टोल्ड भी ठीक है। अच्छा, 2 आवर्स एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे आप एट लगाओगे, ठीक है। तो टोल्ड ऑन वेट नहीं होता, क्या होगा, टोल्ड टू वेट। आई टोल्ड राम टू वेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्या काम करने के लिए, टू वेट, उसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले। अगर ऑन सही भी मान लोगे ना, तो ऑन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, तो ऑन के बाद वेटिंग होना चाहिए। अब वेटिंग को अंडरलाइन किया नहीं गया है, अब ये गलत हो गया, आपको लगानी फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए आप एक ही प्रीपोजिशन लगा सकते हो, टू, क्योंकि टू के अलावा और कोई प्रीपोजिशन लगाया तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, 100% शो। तो ये एक मसला होता है, इसलिए कौन सा गलत हो गया, ये ऑन वाला गलत हो गया। ठीक, समझ में आ गई ना बात, आगे बढ़ते हैं, क्लियर। अच्छा, ये प्रीपोजिशन के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो है, जानते हैं, वर्ब फॉर्म नाम से एक वीडियो है, 2 वीडियोज हैं, एक में 2 में पढ़ाया हूँ और 3 में प्रैक्टिस कराया हूँ। बहुत विधिवत, वर्ब फॉर्म का कोई मसला बचेगा ही नहीं। ठीक है, कि कौन से प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, कब आईएनजी फॉर्म लगती है, कब सेकेंड लगती है, कब थर्ड लगती है, कब कौन सी लगती है। ठीक है, देख लीजिए वर्ब फॉर्म, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, एक्टिव फॉर्म बनाने हैं। लिखा है आवर मशीन इज शिप्ड, आवर मशीन इज शिप्ड, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको सेंटेंस चाहिए, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस चाहिए। आवर मशीन इज शिप्ड, अब कौन भेजता है ये नहीं दिया है, तो मशीन हमारी है। ठीक, हमारी मशीन भेजी जा रही है, तो कौन भेज रहा होगा, हम भेज रहे होंगे, तो ये होगा बाय अस। बाय अस को अगर एक्टिव में बनाओगे तो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में हमको वी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। समवन थोड़े भेज रहा है, कोई क्यों भेजेगा हमारी मशीन, समवन। आगे आ जाओ, अब यहाँ लिखा इज शिप्ड, इज शिप्ड का मतलब वी के साथ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, इज के साथ थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी वी के साथ क्या लगेगा, वी शिप, वी शिप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी शिप, वी आर नहीं होगा, वी शिप्ड नहीं होगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ, केवल ये चौथा बच रहा है,
वी शिप आर मशीन टू 10 डिफरेंट कंट्रीज। ठीक, क्लियर हो गई बात, समझ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से एक बार रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब की बार रीअरेंजमेंट में क्या करना है हमको, ये भी पैराग्राफ वाला ही मैटर है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। लिखा है कि आई हैड माई ओन क्रिब। क्रिब का मतलब क्या होता है, पालना होता है, झूला होता है। नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है रुको मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है क्रिब। ठीक, देख लिया, यही होता है, मतलब जिसमें बच्चे लेटाए जाते हैं, जिसमें बच्चे मतलब जिसे माँ बाप कहीं सो रहे होते हैं तो बच्चों के लिए बना होता है, ताकि ये उलट मतलब करवट वरवट मारें तो पलट ना जाए, इसलिए बगल बगल थोड़ा ऊंचा होता है, तो बच्चों का पालना कह सकते हो, वो वही उसी को क्रिब कहते हैं। क्लियर हो गई बात, चलो अब पढ़ते हैं। ठीक, आई हैड माई ओन क्रिब इन द बेडरूम नेक्स्ट टू आवर पेरेंट्स रूम। तो हमारे जो पेरेंट्स का रूम था उसके बगल वाले हम जो मेरा बेडरूम था उसी में मेरा अपना क्रिब था। ठीक, राइटर कह रहा, उसके बाद कह रहा है एनी अवोक, एनी मतलब कोई बच्ची है, ठीक है, वो जाग जाती थी, अवोक हंग्री मतलब भूख लगने पर वो उठ जाती थी, कब, रात के 2:30 बजे, ईच मॉर्निंग। अब मॉर्निंग लिखा है लेकिन वो रात है आदि। आगे लिखा कि व्हेन एनी वुड क्राई आउट, जब वो रोती थी, तो जाहिर सी बात है क्यू के बाद आर लगा दो यार, जब उठेगी रात में 2:30 बजे भूख से तभी तो रोएगी। अच्छा, रोती थी तो आई वुड क्लाइंब आउट माई क्रिब, तो मुझे अपनी क्रिब से क्लाइंब आउट करना पड़ता था, निकलना पड़ता था, एंड कम रनिंग इनटू आवर पेरेंट्स रूम, ठीक है, टू चेक ऑन हर, तो मुझे दौड़ के आना पड़ता था अपने पेरेंट्स के रूम में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो एनी है वो पेरेंट्स के रूम में रहती थी। आगे लिखा है कि फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, शुरुआत के कुछ मंथ्स तक, एनी स्लेप्ट इन अ क्रिब बाय आवर पेरेंट्स बेड, तो शुरुआत के कुछ मंथ में एनी हमारे पेरेंट्स के बेड के बगल में लेटा करती थी, उसी बगल वाले क्रिब में लेटा करती थी। अब समझ गया कि इसकी शुरुआत क्या होगी। ठीक है, चलो शुरुआत, अब देखो, आई हैड माई ओन क्रिब नेक्स्ट टू पेरेंट्स रूम, पेरेंट्स के रूम के बगल में मेरी क्रिब थी, तो ये बाद में बताएंगे, पहले उसकी क्रिब के बारे में बताएंगे, और उसका एनी का जागना, इनका दौड़ के पेरेंट्स के रूम में जाना, ये क्यू के बाद आर लगेगा वो आपको पता है। पहले इन्होंने कहा फॉर अ फ्यू मंथ्स, शुरुआत के कुछ महीनों में एनी जो है वो इनके पेरेंट्स के रूम में एक क्रिब में लेटा करती थी। जब इसके क्रिब की बात कर लेंगे तब अपने क्रिब की बात, मेरा भी एक अपना क्रिब था मेरे बेडरूम में पेरेंट्स के बगल में, तो पहले एस लगा लो, एस के बाद पी लगा लो, एस पी लगने के बाद क्या होगा, फिर ये होगा कि वो रात में 2:30 बजे उठ जाया करती थी, उसका रोना सुन करके ये दौड़ के जाया करते थे पेरेंट्स के रूम में चेक करने के लिए, एस पी क्यू आर लगा लो, एस पी के बाद क्यू आर हो गया तो पहला वाला ऑप्शन हो गया, खत्म कहानी। ठीक, आगे बढ़ें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक क्या होता है बच्चा, कहानी वही पुरानी ठीक है, जैसा आप जानते हो। ठीक, आ जाओ, ये आपकी कहानी है। अब इसमें आ जाओ, एक पैराग्राफ है उसको पढ़ो, ये मॉब लिंचिंग पर है, पढ़ के देख लीजिए आप। लिखा हुआ कि मॉब लिंचिंग एक्चुअली क्या होता है, इन्होंने पैराग्राफ में समझाया, बट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर अपराधी होने की आशंका से, अपराधी होने का डाउट होने पर भीड़, ठीक, पगलाई हुई भीड़ होती है, वो कानून को अपने हाथ में ले लेती है और किसी को मतलब इस आशंका से कि वो अपराधी है, आतंकवादी है, पीट पीट कर मार डालती है, तो उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। ठीक है, मॉब लिंचिंग इज द एक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का कार्य है। मर्डरिंग अ पर्सन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब बिना कानूनी कार्रवाई के उसको, एक आदमी को ये लोग मार डालते हैं। फॉर एंड डैश इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अतिक्रमण होता है, तो ये क्या होता है, इलीगल होगा ना, गैर कानूनी होता है, या उस पर कोई आरोप इस टाइप का लगा होगा, आपको आशंका होगी, मतलब मैंने कहा था ना कि उस पर इस तरह का आरोप लगा होता है, बस और कोई बात नहीं होती है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के कुछ वर्षों में, मॉब लिंचिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द हेट डैश, हाल के वर्षों में बहुत ज़्यादा घटना, मतलब मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हैज़ बिकम वन ऑफ द हेट डैश दैट टारगेट्स पर्सन ऑफ अ सर्टेन आइडेंटिटी, ये एक सर्टेन आइडेंटिटी। अच्छा, आप लोगों ने अब मतलब आप अनबायस्ड होकर के ज़रा सोचिएगा, मुझे मतलब मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे राजनीति वाजनीति से कोई मतलब नहीं होता, मैं ना इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि हिंदू या मुस्लिम इस तरह की नहीं। इधर कुछ सालों से मॉब लिंचिंग की, जैसे मुस्लिम्स की मॉब लिंचिंग की घटनाएं कई ढेर सारी न्यूज़पेपर में सुनने को मिली हैं।
ख़ासतौर से मतलब वो गो तस्करी वाले में। वो कितना सही होता है कितना गलत होता है मैं इस बारे में नहीं जाना चाहता। मैं आपको मॉब लिंचिंग का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे कोई मतलब कोई गाड़ी है, किसी गाड़ी में गाय वगैरह लेके जा रहे हैं या कोई एनिमल वगैरह लेके जा रहे हैं, तो पता नहीं उसके पास लाइसेंस है नहीं है, क्या है कैसे नहीं है, वो सब अलग बात। भीड़ ने देख लिया, उसको पीट पीट कर मार डाला गो तस्करी के मतलब उसके आरोप में। मतलब पुलिस बुलानी चाहिए, कानून जनता को या भीड़ को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, उसको आप पुलिस के हवाले कर दो, आप उसको वहीं पे मतलब पीट पीट के मार डालते हो, तो वही मॉब लिंचिंग कही जाती है। और आज मतलब इधर बीच में इस तरह की घटनाएं कुछ ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। अब इमोशनली मत लेना, दिस वाज अ टर्म एंड आई हैड टू एक्सप्लेन इट। आगे आ जाओ। इन्होंने कहा कि हाथ के अभी इधर कुछ हाल ही के दिनों में क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स मॉब लिंचिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द हेट डैश दैट टारगेट्स पर्सन ऑफ सर्टेन आइडेंटिटी मेंबर्स ऑफ अ माइनॉरिटी पॉपुलेशन। मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन मतलब वही मुस्लिम्स के लिए हो गया। आगे लिखा है आर स्ट्रेंजर्स, या कुछ अजनबियों के साथ ऐसा हो जाता है जब डर होता है हमको ये लगता कि ये कहीं आतंकवादी ना हो। ऑन द बेसिस ऑफ अ मियर डैश, तो केवल आशंका के बेस पर। थर्ड नंबर पे क्या लगेगा, आशंका। हमें क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ, हमें कोई आशंका होती है, हमें संदेह होता है कि आदमी आतंकवादी ना हो, इस तरह से हमें डाउट होता है। आगे विदाउट ओविंग एनी प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, हम किसी कानून को नहीं मानते हैं जब ये काम करते हैं। तो मोब टेक्स द लॉ इनटू देयर ओन हैंड, भीड़ कानून को अपने हाथ में ले लेती है। टू पनिश द सपोज्ड डैश, मतलब सपोज्ड मतलब जिसको आपने मान रखा है अपराधी, तो यहाँ पे सपोज्ड क्या होगा, इसके बाद अपराधी हो जाएगा यहाँ पे कुछ 4 नंबर पे। इन द नेम ऑफ जस्टिस, न्याय के नाम पर हम उस मतलब जिसे सपोज्ड अपराधी होता है उसको मार डालते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। मोब लिंचिंग इज अ ब्रीच ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ये ह्यूमन डिग्निटी का ब्रीच है, उसका उल्लंघन है। एंड अ डैश वायलेशन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकारों का, उसका भी एक स्पष्ट उल्लंघन है ये, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। पैसेज किस मोड का है और हमें क्या लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब भरते हैं हम लोग एक एक करके। पहले में क्या लगेगा, कैसा इन्फ्रैक्शन है ये, कैसा अतिक्रमण है, तो ये क्या होगा, अलीग्ड, एडवांटेज्ड नहीं होगा जिसका फ़ायदा उठा जा रहा, एनकरेज या अप्लाइड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अलीग्ड होगा। अलीग्ड का मतलब क्या होगा, आरोपित। क्या आरोपित का मतलब एक तरह का ऐसा आरोप ही तो लगा हो गया, ये खाली आरोप लगा और ये हो गया काम, ठीक है। तो अलीग्ड होता है, प्रूव्ड नहीं होता है, वो केवल आरोप ही लगा होता है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक। तो ये रहा आपका फिलर नंबर 2, क्या यहाँ लगाना है, तो क्या हो गया है, हेट। अब कि देखो यहाँ पे क्या हो गया है, इन्होंने कहा कि रिसेंट ईयर में मॉब लिंचिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द हेट डैश। वन ऑफ द हेट क्या होगा, वन ऑफ द हेट डिजायर, वन ऑफ द हेट गोल, या वन ऑफ द हेट गॉसिप, या वन ऑफ द हेट क्राइम। बताओ क्या हो गया, तो ये हेट क्राइम हो गया है। सबसे ज़्यादा बड़ा वाला क्या हो गया, हेट पर आधारित एक तरह का ये क्राइम है, ठीक, समझ में आ गई बात। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें मॉब लिंचिंग हो जाती है ना, तो हम केवल नफरत के आधार पर किसी से नफरत करते हैं इसलिए उसको मार डालते हैं, तो हेट पर बेस्ड क्राइम है ये। थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड पिलर का मतलब क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23, ये थर्ड पिलर में क्या आ जाएगा, मियर डैश। इन्होंने कहा कि हम उसको इसलिए मार डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मियर डैश, तो मतलब क्या हुआ, आशंका। तो क्या हुआ, सिर्फ आशंका के डर पे। तो मियर लॉजिक और गलॉजिक के बेस पे नहीं मारते, ट्रस्ट और एविडेंस के बेस पे नहीं मारते। क्या होता है, केवल हमें उसके ऊपर सस्पिशन होता है, केवल डाउट होता है, केवल डाउट के बिहाफ पे हम किसी आदमी को मार डालते हैं। तो थर्ड नंबर पे आ जाओ, ये थर्ड वाला होगा। अब आ जाओ कौन सा करने के लिए, 24 करते हैं, ठीक। तो 24 में आपका फिलर नंबर 4 है, क्या लगाना है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, सपोज्ड, ठीक है, कानून अपने हाथ में लेती है टू पनिश द सपोज्ड डैश। एक सपोज्ड अपराधी है बेचारा, ठीक, एक्यूज है, आरोपी है, उस पर साबित नहीं हुआ, केवल सपोज्ड है। तो सपोज इनोसेंट को तो मारोगे नहीं, सपोज फाल्टलेस को मारोगे नहीं, लॉमैन को तो मारोगे नहीं, सपोज अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मतलब क्या हुआ, आरोपी। एक सपोज्ड आरोपी होता है, उसको हम लोग मार देते हैं, ठीक। तो 5वें नंबर पे आ जाओ। 5वें नंबर पे क्या है, फिलर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ क्या लगाना होगा, एंड अ डैश वायलेशन। वायलेशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन होता है। तो उल्लंघन कैसा करेंगे आप बताओ,
कोवर्ट का मतलब क्या हुआ, अगर आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो हिडन उल्लंघन हो रहा है। हिडन का मतलब क्या हुआ, कानून का छुपा हुआ उल्लंघन हो रहा है, या मानवाधिकार का छुपा हुआ उल्लंघन हो रहा है। नहीं, ये छुपा हुआ उल्लंघन नहीं होगा। कन्वीनियंट सुविधाजनक उल्लंघन होगा, प्रिवेलेंट मतलब प्रचलित उल्लंघन होगा, या फ्लैग्रेंट होगा। फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होगा, ओपन वायलेशन, मतलब खुला उल्लंघन हो रहा है, तो क्या लगाओगे आप, फ्लैग्रेंट लगाओगे। तो यहाँ कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं सेट नंबर 32 के, ठीक है। अब हमारे पास 8 सेट और बचे हुए हैं, धीरे धीरे करके हम सारे सेट ख़त्म कर देंगे और आपके एग्ज़ाम के काफ़ी पहले कर लेंगे। आप मन लगा करके पढ़ते रहिए, कोशिश करेंगे डेली एक मिलता रहे, किसी किसी दिन दिक्कत हो ही जाती है। इतना कहने के बावजूद फिर भी हम आपको कम से कम आपके एग्ज़ाम के 20-25 दिन कोशिश करेंगे, 1 महीने के पहले आपका प्रीवियस पेपर का डिस्कशन पूरा का पूरा हो जाए। आप मन लगा के मेहनत करते रहिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम हो चाहे इसमें प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपको किसी भी तरह की अंग्रेजी की प्रॉब्लम होती है, ज़रूरी नहीं कि जो हमने डिस्कस किया है इसी में प्रॉब्लम हो तो आप पूछो। कभी भी कहीं भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी की तो आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। चैनल पे जो नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर है। मैं एक ही नंबर चलाता हूँ, मेरे पास 2-4 नंबर नहीं है, 2-4 फ़ोन ही नहीं है तो नंबर कहाँ से होंगे। एक ही फ़ोन है, उसमें भी एक ही नंबर चलता है, ठीक है। तो एक नंबर मिल गया तो समझ लिए हर जगह उसी नंबर पे है, ठीक। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं जब भी फुर्सत पाऊँगा कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा, ठीक है। अगर कोई मतलब मैसेज से नहीं हो पाएगा तो फ़ोन करके बात करके कर लेंगे, नहीं जैसे वीडियो डिस्कशन कर लेंगे। भाई आपका भला होना चाहिए, मेरा यही टारगेट है, ठीक है। आपके जितने भी काम आ सकूं वो मतलब मेरी लाइफ की सक्सेस वही मान लेंगे हम, ठीक। जब आप हमसे बताएंगे कि सर सिलेक्शन हो गया तो मानेंगे कि सारी मेहनत सफल हो गई, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।